जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वो था सेल का चैप्टर। और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सेल के बारे में और उसके कंपोनेंट के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और आप लोगों को डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल का भी एक्सप्लेन किया जा चुका है और सेल के बेसिक कंपोनेंट के बारे में भी बताया गया था और उसके मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स के। प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने एनिमल सेल की डायग्राम ड्रॉ की थी और जो है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी किया था और ये कहा गया था कि ये जो है आपका होमवर्क भी था वो जिसको आपने जर्नल में या रजिस्टर जो आपका है उसमें ड्रॉ करना था। और प्रीवियस ही लेक्चर में मैंने आपको बता भी दिया था कि आज जो अब करेंगे एनिमल सेल के बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पे होगा, कौन सा टॉपिक होगा हमारा, प्लांट सेल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और पेज नंबर 77 जिसको हम कर रहे थे वही पेज कंटिन्यू है। इसमें आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, वो आप लिखिएगा। ठीक है, न्यू पेज से स्टार्ट कीजिएगा इसको, क्योंकि ये भी डायग्राम जिससे एनिमल सेल की पूरे पेज पे ही आपकी आई होगी। नीट एंड क्लीन ड्रॉ कीजिएगा इसको और लेबलिंग में बात का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट और राइट साइड पे इसकी लेबलिंग होगी। ठीक है, सबसे पहले जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 लिख लीजिए। ड्रॉ एंड labeled a diagram of plant cell। ठीक है, ये क्वेश्चन 14 आप न्यू पेज पे इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो है मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी बोर्ड पे और बोर्ड से ही आपने डायग्राम को कॉपी करना है। तो इस तरह आपको ये डायग्राम तो साथ साथ जो है इसकी लेबलिंग भी याद भी हो जाएगी और इसका स्ट्रक्चर भी आसानी के साथ आप ड्रॉ कर सकेंगे। तो अब मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा क्लास, ये देख लीजिए प्लांट सेल की डायग्राम। अब इसमें करना क्या है, मैं वन बाय वन जिस तरह बताती जाऊंगी उस तरह ही आपने जो है वो इसको लेबल करना है और ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक आउटर मोस्ट लेयर ड्रॉ कर लेंगे रेक्टेंगुलर, और ये याद रखिएगा ये स्केल से ड्रॉ नहीं करनी है, फ्री हैंड से ड्रॉ कीजिए। अगर इसमें थोड़ी सी वेव आ रही है, कोई टेढ़ी सी हो रही है तो कोई मसला नहीं है, वैसे ही आप इसको ड्रॉ करेंगे, लेकिन स्केल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आपने एक लेयर ड्रॉ कर लेनी है। इस आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है, जी हाँ, सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, सेल वॉल। इसके बाद आप देखिएगा कि मैंने एक और लेयर इसके साथ ही ग्रीन कलर की एक लेयर ड्रॉ की है, इसके बिल्कुल साथ ये वाली ग्रीन कलर से। ये कौन सी लेयर कहलाती है, सेकंड लेयर कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ड्रॉ कर लीजिएगा। अच्छा, आपको बता दूं कि फिर के एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये आपने इस तरह ड्रॉ कर लिया और ये भी आप समझ लें कि इसको जो कलर पेंसिल से बना है या फिर लिख रही हूँ, आपने नहीं करना, आपने सिर्फ पेंसिल यूज करनी है। लेबलिंग के लिए भी ड्रॉ करने के लिए मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट उसके स्ट्रक्चर नजर आए और नेम नजर आए। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर ली। इसके बाद आपने क्या करना है कि सेंटर में एक बड़ा सा इस शेप का जो है ये बना ले। ये इसको क्या कहा जाता है, वैक्यूल। वैक्यूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर और मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं और ये सेंटर में मौजूद होता है। इसी वजह से न्यूक्लियस कहाँ चला गया, साइड पे। और आपको पता है एनिमल
साइज के। ये आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये वैक्यूल आपने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक रेड से सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। इसको भी आप फ्री हैंड से बनाइए, कोई जरूरत नहीं है कोई कंपास वगैरह की, ठीक है। ये आपने राउंड सा एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, ये तमाम सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसकी जो आउटर लेयर है, ठीक है, सबसे बाहर की जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको लेबल कर लीजिए। इसके बाद देखिए इसके सेंटर में एक रेड से मैंने डॉटेड सा जरा सा बड़ा डॉट बनाया हुआ है। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। ये आपने इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है न्यूक्लियोलस। और इसमें आप देखिएगा छोटे छोटे से डॉट मैंने डाले हैं, ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या चीज मौजूद होती है, इसमें हेरिडिटी मटेरियल क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं, जो सेल डिवीजन के वक्त जो है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है पूरा न्यूक्लियस को। इसके बाद क्या करना है आपने कि ये मैंने बनाया हुआ है एक स्ट्रक्चर, आपको नजर आ रहा होगा इस तरीके से, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में तो हम पूरा डिटेल में पढ़ भी चुके हैं और इसके स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर चुके हैं। तो ये मुख्तलिफ जगह पर आप ये इस तरीके से यूं ड्रॉ कर लीजिएगा। आपको इसके नेम भी मैंने लिखवाए थे। जो इसके अंदर का मटेरियल है मैट्रिक्स वगैरह जो कहलाता है, पूरा इस तरह स्ट्रक्चर था। लेकिन अब जो है आपको जो है छोटा सा बस आपने ड्रॉ करना है, इस तरह मुख्तलिफ जगह पे आप ये ड्रॉ कर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर देना। इसके बाद एक और लेबलिंग यहाँ पे जो है रह गई है, वो कौन सी लेबलिंग है, ये आपकी है एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम को किस तरह बनाया मैंने कि ये यूं करके जो है वो एक जो इसका है राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह फोल्डिंग हो रही है मेम्ब्रेन की, यानी कि यूं करके यूं करके यूं करके सी फोल्डिंग आपने बनानी है। अब इसको रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्यों कहा जाता है, इसके साथ मैंने देखिए कि ग्रीन से मैंने डाले हैं डॉट डाले इसके साथ, ठीक है। ये डॉट किसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइबोसोम को, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एनिमल सेल में भी इसी तरह होता है। और राइबोसोम जब इसमें अटैच होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम कहा जाता है, ठीक है। इसको आपने ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद जो है एक जो होते आपको बताए थे कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, जो इसके साथ अटैच हुए भी होते हैं एंडोप्लाज्म के साथ, ये प्रोटीन बनाने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें इसी तरीके से जो है ये जिस तरह रफ कहला रहे हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे डॉट बना है, क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो इसके साथ अटैच है। कुछ जो होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी होते हैं, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। क्यों कहा जाता है इसको स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर जो है राइबोसोम अटैच नहीं है, ठीक है। ये आपने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद इसमें और भी जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स वगैरह मौजूद होते हैं उसको आपने लिखना है और ड्रॉ भी करना है। सबसे मेन जो प्लांट सेल का होता है कि इसमें जो है वो प्लास्टिड मौजूद होते हैं,
तरह आपने ड्रॉ कर लेना मुख्तलिफ जगह पे। ये प्लास्टिड क्या काम करते हैं कि ये जो है इसमें ग्रीन पिगमेंट मौजूद होते हैं और ये काम क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं, यानी कि फूड मेकिंग का काम कर रहे होते हैं। तो इसको जो है आप मुख्तलिफ जगह पे इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। और इसको लेबल कर दीजिएगा प्लास्टिड। ठीक है, इसके बारे में प्लास्टिड यानी कि इसमें जो है क्लोरोफिल जो मौजूद होते हैं पिगमेंट, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। और इसके बारे में पूरा आप जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में जो है पूरा आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि ये फूड बनाने का काम कर रहे होते हैं। और ये भी एक डिफरेंस है किसमें, एनिमल सेल और प्लांट सेल में, कि प्लांट सेल में प्लास्टिड मौजूद होते हैं जबकि एनिमल सेल में ये प्लास्टिड मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इस पूरे सेल में जेली लाइक मटेरियल मौजूद होता है। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अच्छा, वैक्यूल के अंदर आपने ड्रॉ नहीं करना है ये जेली लाइक मटेरियल। ये इस तरीके से पूरे सेल में आपने ड्रॉ कर देना है प्लांट सेल के। और ये जेली लाइक जो मटेरियल होता है इसको क्या बताया था, इसको क्या कहा जाता है? जी हाँ, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, जेली लाइक मटेरियल। ठीक है, आप ये देख लीजिए, आपको समझ में आ रही होगी। बहुत इजी तरीके से मैंने इसीलिए ड्रॉ करवाई है ताकि आपको जो है कोई मुश्किल ना हो ड्रॉ करने में और इसके नेम में। तकरीबन ज्यादातर नेम वही है जो कि एनिमल सेल में भी आपको ड्रॉ करवाए गए हैं, नेम वही है, इसका स्ट्रक्चर भी तकरीबन वही है, कुछ का चेंज हुआ है। तो इस तरह आप ये ड्रॉ कर लीजिएगा। आपकी बुक से मैंने इसीलिए ड्रॉ करवाई है, जो कॉमनली यूज होते हैं जो नेम वगैरह वो आपको मैंने यहाँ पे करवाए हैं, और ताकि जो है आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और आप जो है इसकी प्रैक्टिस भी कर सके, आपको याद भी हो जाए। ठीक है, ये आपका जो है होमवर्क भी है और यही आपका ये क्लास वर्क है, आपको समझाया और यही आपने रजिस्टर में अपना करना है। ठीक है, और ये याद रखिएगा रजिस्टर में जब आप ड्रॉ करते हैं तो आप जो है अपने पेज को जो जर्नल को टर्न करके भी ड्रॉ कर सकते हैं कि लेबलिंग जो है वो क्लियर है, लेकिन एक पेज पे एक ही ड्रॉ डायग्राम रखिएगा ताकि वो क्लियर बनी हुई नजर आए। और हर जो नेम है उसमें गैप दे के लिखिएगा। ठीक है, ये नहीं करिएगा कि ये नहीं पता चल रहा कि किसके बारे में आप बता रहे हैं। और एरो हमेशा टच करके बताइए कि ये वाली चीज ये कहला रही है। ठीक है, और जिस तरह यहाँ वैक्यूल बना पूरा है, लेकिन अरे आपने उसको टच करके उसको लेबलिंग उसमें करिएगा। और एक बात और आपको बताई थी कि लेबलिंग में आपको ये तो बताया था ना कि लेबलिंग में क्रॉस नहीं हो गया एरो। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह जगह नहीं है, मैं यूं करके यूं ले गई हूँ एरो लिखने में, लेकिन कोई एरो एक दूसरे के साथ जो है वो क्रॉस नहीं हो रहा है अंदर उसमें। ठीक है, आपने भी इसी तरह लिखना है। और हेडिंग आपने ब्लो अपना डायग्राम डाल दीजिएगा, हेडिंग के नीचे अंडरलाइन होती, कभी भी लेबलिंग के नीचे अंडरलाइन नहीं किया करें, ना सिंगल लाइन ड्रॉ करें ना ही डबल लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, लेबलिंग में कभी भी जो है वो अंडरलाइंस नहीं होती हैं, हेडिंग्स में अंडरलाइन होती है, लेबलिंग में कभी भी अंडरलाइन नहीं होती। तो ये सिंगल या डबल अंडरलाइन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल आपने जो है एरो बना के जो है इसकी लेबलिंग लेफ्ट और राइट साइड पे कर दीजिएगा।
ठीक है, ये आपका जो होगा आज का जो है ये कंप्लीट हो गया है प्लांट सेल के बारे में। और इसमें मैं एक वीडियो क्लिप भी प्लांट सेल की दिखा रही हूँ ताकि जो है आप जो इसके बारे में आपका पढ़ भी चुके हैं तो वो भी आपको जो है एक दफ़ा और आपका रिव्यू हो जाए और आप जो है उसको समझ लें। And today we're talking about the plant cell. The plant cell is the most basic unit of life in all plants. Let's go through the major structures of the plant cell and touch briefly on the function of each. We'll start on the outside with the cell wall. The cell wall is a rigid structure made of cellulose that provides strength and structural support to the cell and plant as a whole. The cell wall is also permeable, meaning it allows fluid to move freely through it. This is not the cell membrane, which is our next structure. The cell membrane is what separates the cell from the environment outside the cell. It is also known as the phospholipid bilayer and has various structures to allow for selective inflow and outflow of water and other molecules and compounds. Next is the cytoplasm. The cytoplasm is everything within the confines of the cell membrane, including all organelles, proteins, and other structures. This is not the same as the cytosol, which is the fluid these organelles move around in. Plant cells have a large central vacuole, and this vacuole is used for storage, but it also plays a large role in plant shape and stability. It gives plants turgor pressure. Underwater plants don't have full central vacuoles and thus look limp or wilted. And they are small structures throughout the cell made up of proteins and RNA. They are responsible for translating RNA into proteins for use in and out of the cell. They are found freely floating in the cell or bound to the endoplasmic reticulum. And this is our next structure, and there are actually two types. Rough endoplasmic reticulum aids in the production and storage of proteins that are made on the ribosomes attached to it. It's these ribosomes that give it its rough texture and name. Proteins made in the rough ER are sent to the Golgi apparatus. The smooth endoplasmic reticulum, or smooth ER, does not contain ribosomes and is involved in the production of lipids and aids in detoxification. The nucleus is the center of the cell, not necessarily in location, but in function. This is where your DNA is stored and protected. The DNA is read by special proteins and transcribed into RNA to be translated into proteins. Information that comes out of the nucleus determines how the cell functions and, ultimately, how your genes are manifested. The mitochondria is the powerhouse of the cell. This is where cells and organisms get the energy to function. The mitochondria is the main producer of ATP, the energy currency of the cell. Similar to the mitochondria is the chloroplast. I say similar, but chloroplasts really work in an opposite manner. They convert energy from sunlight and use it to form basic carbohydrate compounds. This is really the source of usable energy for nearly all living organisms.